नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो आप सब लोग, कैसे हैं? आपका परिवार कैसा है? आप सभी का ग्रेविटी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और कोविड-19 की इस महामारी के समय में आप लोग जो है अपने घर पे सुरक्षित होंगे और साथ ही आप इस कोविड-19 के इस बुरे वक्त का भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे अपनी पढ़ाई करके घर के अंदर। तो चलिए, ग्रेविटी क्लासेस के इस अगले लेक्चर में हम लोग आज बातें करने वाले हैं हाइपर चार्ज के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है कंजर्वेशन लॉज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और हम लोगों ने एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ डिस्कस कर लिए हैं और नॉन एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ में जो है नेक्स्ट आपका जो पैरामीटर है वो आपका हाइपर चार्ज है। जैसे आपका चार्ज होता है वैसे ही एक और क्वांटम नंबर हम लोगों ने डिसाइड किया जिसका नाम है हाइपर चार्ज। ठीक है, अब हाइपर चार्ज कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे इसको कंजर्वेशन लॉ की तरह चेक करेंगे, ये सब चीज़ें आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात आपको जानना जरूरी है कि हाइपर चार्ज जो है वो सभी पार्टिकल के लिए वैलिड होता है। मतलब क्या कि आपका जो स्ट्रेंथनेस हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में वो आपकी कुछ ही पार्टिकल्स के लिए होती है, लेकिन जो हाइपर चार्ज आपका होता है वो सभी पार्टिकल्स के लिए वैलिड है। किसी भी पार्टिकल का हाइपर चार्ज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला दिया गया, it is the twice of the average charge of the all the members of the family। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, एक फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स के चार्ज का एवरेज निकाल लीजिए। मान लीजिए कि किसी फैमिली में 3 पार्टिकल हैं तो उन सभी पार्टिकल्स का जो चार्ज है उसका एवरेज निकाल लीजिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? कैसे निकालते, एवरेज कैसे निकालते हैं भाई? 3 पार्टिकल है मान लीजिए किसी फैमिली में, तो आप उन सभी का चार्ज को ऐड कर दीजिए और उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, दैट्स द एवरेज चार्ज। अगर किसी में मल्टीप्लेट फैमिली में 2 ही है, डबलेट फैमिली का कोई मेंबर है, तो उसमें आप क्या करेंगे, दोनों चार्ज को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। जितने आपके पार्टिकल होंगे उस फैमिली के अंदर, जितने मेंबर्स होंगे उन सभी मेंबर्स का टोटल चार्ज का एवरेज निकाल लीजिए, उस एवरेज चार्ज को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड योर हाइपर चार्ज। ठीक है ना? तो हाइपर चार्ज समझ में आ गया क्या होता है? हाइपर चार्ज को डिनोट करते हैं लेटर वाई से, कैपिटल लेटर वाई से। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एवरेज चार्ज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है ना? अब कैसे निकालेंगे, बहुत आसान हो गया। चलिए, फॉर्मूला जो है वो हमको पता चल गया, तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। पहला एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ किसका, कास्केड फैमिली का लेके चलते हैं। तो कास्केड फैमिली में आपको पता है कितने मेंबर्स होते हैं? 2 मेंबर्स होते हैं। कास्केड को हम लोगों ने ऐसे बनाया था ई की फॉर्म में, ई नेगेटिव और आपका होता है ई 0। कास्केड फैमिली में 2 ही मेंबर्स होते हैं, आप जानते हैं। ठीक है ना? सिग्मा में 3 होते हैं, कास्केड में 2 होते हैं, न्यूक्लियंस भी 2 होते हैं। 2 ही मेंबर्स हैं तो दोनों मेंबर्स का टोटल एवरेज चार्ज निकाल लीजिए पहले। तो एवरेज चार्ज आप जानते हैं कितना होगा? एवरेज चार्ज कैसे निकालते हैं? एक पे चार्ज होता है -1, एक पे चार्ज होता है 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा बताओ? -1/2। कितना आएगा? -1/2 आ जाएगा। और -1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 दैट इज इक्वल टू -1। तो जो आपका कास्केड फैमिली जो है, उस कास्केड फैमिली में जितने भी मेंबर्स होंगे, कास्केड फैमिली में जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी मेंबर्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा बताइए? उन सभी मेंबर्स पे चार्ज आएगा -1। ठीक है ना? कितना आएगा? -1 आएगा। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि 2 पार्टिकल है तो दोनों के ऊपर हाइपर चार्ज क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे कि आपकी स्ट्रेंथनेस होती थी, एक फैमिली के लिए स्ट्रेंथनेस निकालते थे तो सभी पार्टिकल के लिए सेम होती है। ऐसा ही यहाँ पे करना आपको कि जो कास्केड फैमिली के लिए जो आपका हाइपर चार्ज होगा वो दोनों पार्टिकल के लिए सेम आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेके चल रहा हूँ किसका? मैं लेके चल रहा हूँ सिग्मा पार्टिकल्स का। तो सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव और सिग्मा 0, ट्रिपलेट फैमिली लेके चल रहा हूँ। इसमें जो आपका एवरेज चार्ज क्या होगा बताओ? एवरेज चार्ज होगा +1 -1 और साथ में 0 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो 3 पार्टिकल है, एक पे +1, एक पे -1, एक पे 0, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। 0 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा? 0। तो एवरेज चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। जब एवरेज चार्ज 0 हो तो मल्टीप्लाई बाई 2 क्या जरूरत है? y इज इक्वल टू सीधा ही क्या लिखेंगे बताओ? 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कास्केड फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर -1 हाइपर चार्ज होता है और जितने भी आपके सिग्मा पार्टिकल हैं उन सभी सिग्मा पार्टिकल्स, पूरी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी का हाइपर चार्ज कितना होगा? 0 होगा। अगर आप चाहो तो एक पार्टिकल और निकाल लीजिए, आप न्यूक्लियंस का निकाल लीजिए, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन।
न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का निकाल लीजिए। तो यहाँ पे एवरेज चार्ज क्या आएगा बताओ, एवरेज चार्ज आएगा भाई 0 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। और यहाँ से आप क्या निकालोगे, y इज इक्वल टू 2 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हाइपर चार्ज आ गया +1। जो आपके ये जो मेंबर्स होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनके ऊपर हाइपर चार्ज कितना आएगा बताओ, +1 आएगा। और सिग्मा वालों पे आपका -0 आएगा और आपका कास्केड पे आपका -1 आएगा। ऐसे आप जितने भी मेंबर्स होंगे ट्रिपलेट्स डबलेट वाले, उन सभी का हाइपर चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है ना। आगे बात समझ में, चलिए आगे चले। तो हाइपर चार्ज निकालने का ये वाला तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका बताते हैं आपको, एक और तरीका जो है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है ना। उसकी हेल्प से भी हम लोग हाइपर चार्ज निकाल सकते हैं। एक तो ये वाला तरीका है, तो ये वाला तरीका भी आसानी है, ठीक है ना। चार्ज निकालो और उनका एवरेज निकालो और उनको सम कर दीजिए, ठीक है ना, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक तो फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखो, दूसरा फॉर्मूला हम लोग निकाल के लेके आएंगे गेलमान निशिजिमा का फॉर्मूला। आपको याद है गेलमान निशिजिमा का फॉर्मूला क्या होता था, Q इज इक्वल टू I3 प्लस बेरियन नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है ये वाला फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू I3 + B + S बाई 2। यहाँ पे देखिए ये जो B + S है, ये जो B + S है, इन दोनों को मिला के कंबाइंड फॉर्म में मैं बोलता हूँ Q इज इक्वल टू I3 दैट इज Y बाई 2। क्लियर बात समझ में आई। और यहाँ से आप निकालोगे Q माइनस का I3 इज इक्वल टू Y बाई 2 और 2 × Q माइनस I3 इज इक्वल टू Y। दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला टू डिटरमाइन द हाइपर चार्ज, यानी हाइपर चार्ज निकालने का फॉर्मूला हो गया ट्वाइस ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल माइनस आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट। ये आइसोस्पिन का कौन सा कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट है। तो जो फॉर्मूला गेलमान निशिजिमा का फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूले से मैंने क्या किया है, एक नया फॉर्मूला ड्राइव किया है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया कि इस फॉर्मूला में मैंने क्या चेंज किया, मैंने जो B + S था यानी बेरियन नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस, दोनों को कंबाइंड रूप में क्या लिख दिया, Y लिख दिया। मतलब तीसरा फॉर्मूला भी आपके पास आ गया, Y इज इक्वल टू कितना होता है, B + S। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो डायरेक्ट। अगर आपको गिवन पार्टिकल दे रखा है कि मैं कहूँगी सिग्मा पार्टिकल प्लस वाला है, उसकी आप क्या निकालो, हाइपर चार्ज निकालो। देखो कैसे निकालेंगे भाई, सिग्मा जो पार्टिकल होता है वो हाइप्रोन होता है, तो पहली बात उसकी स्ट्रेंथनेस तो निकल ही आएगी। अच्छा मैं कायोन मान लेता हूँ, कायोन पार्टिकल, तो भाई कायोन पार्टिकल है ये वाला। तो कायोन पार्टिकल में कितने मेंबर्स होते हैं, कायोन पॉजिटिव कायोन 0, पायोन्स में तो 3 होते हैं, कायोन्स में तो डबलेट फैमिली का मेंबर है ना, तो इसमें 2 हैं। एक बार उसको उस फॉर्मूले से निकालते हैं। इसका जो एवरेज चार्ज हो कितना होगा बताओ, 0 + 1/2 दैट इज इक्वल टू +1। तो कायोन्स जो पार्टिकल है उनका हाइपर चार्ज कितना आएगा, +1 आएगा। कौन से फॉर्मूला से, जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा अभी, ट्वाइस ऑफ द एवरेज चार्ज, ठीक है ना। तो एवरेज चार्ज कितना होगा, 0 + 1/2 दैट इज 1/2, 2 कैंसिल, +1 आ गया। अब हमारे वाला फॉर्मूला देखो, अब ये बोल रहा है कि Y इज इक्वल टू B + S। B क्या है बताओ, B तो बेरियन नंबर है। अब मुझे बताओ कायोन्स क्या बेरियन नंबर होते हैं, नहीं, कायोन्स जो होते हैं बेरियन नंबर में नहीं आते, है ना। भाई बेरियंस 2 टाइप के होते हैं, एक न्यूक्लियन और एक हाइप्रोन्स। ये तो मेसोन में आता है, कायोन जो होता है वो तो मेसोन पार्टिकल है ना, तो उसके लिए बेरियन नंबर क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस इसकी स्ट्रेंजनेस। अब देखो आपको स्ट्रेंजनेस निकालनी पड़ेगी। अगर आप स्ट्रेंजनेस निकालना जानते हैं तो पहले आप स्ट्रेंजनेस निकालिए, किसकी, K पॉजिटिव की या K0 की, किसी भी एक की निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों के लिए हाइपर चार्ज तो सेम ही आने वाला है, तो दोनों की जो स्ट्रेंथनेस है वो भी तो सेम आएगी। सोचो कि एक फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी की स्ट्रेंथनेस तो सेम ही आती है, यहाँ पे भी वही है, इन दोनों की स्ट्रेंथनेस तो सेम ही आएगी, तो इन दोनों का जो Y होगा मतलब हाइपर चार्ज होगा वो भी सेम आएगा, है ना। पर अगर एक ही फैमिली के 2 मेंबर्स हैं तो वो अगर उनमें से एक, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो एक बेरियन नहीं है। एक फैमिली में 2 पार्टिकल है तो दोनों, या तो दोनों बेरियन होंगे या दोनों बेरियन नहीं होंगे, तो उनके लिए ये नंबर भी फिक्स है, B वाला, और S वाला भी फिक्स है, तो दोनों का सम भी फिक्स होगा। तो अगर आपका स्ट्रेंथनेस निकालूं मैं, तो स्ट्रेंथनेस निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद करो भाई। स्ट्रेंथनेस निकालनी मुझे इस पार्टिकल की, तो स्ट्रेंथनेस कैसे निकालते थे किसी पार्टिकल की, याद करो। कल वाली वीडियो में आपने देखा कि मुझे मान लो कि कोई आपके 3 पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं, डबलेट वाला है, ट्रिपलेट वाला है, तो स्ट्रेंथनेस कैसे निकालते थे, या फिर आपको स्ट्रेंथनेस याद होनी चाहिए।
भाई स्ट्रेंथनेस निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, ये वाला B + S/2I3, तो इसी फॉर्मूले से तो निकालते थे। तो मुझे चार्ज पता होना चाहिए। तो अगर मैं देखूँ तो भाई आपका जो K पॉजिटिव का निकालता हूँ मैं पहले, तो K पॉजिटिव पर चार्ज कितना आएगा बताओ, +1 आएगा, इज इक्वल टू I3 क्या है बताओ, I3 इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट कैसे निकालते बताओ भाई, आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट के लिए तो पहले आइसोस्पिन निकालनी पड़ेगी ना। और आइसोस्पिन का फॉर्मूला क्या होता था बताओ, आइसोस्पिन का फॉर्मूला होता था 2I + 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लेट नंबर ऑफ मेंबर्स। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ से 2I + 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 इधर लेके जाएंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 1/2। I कितना आएगा बताओ, I तो 1/2 आया है, और I 1/2 आया है तो I3 की वैल्यू क्या होंगी, या तो -1/2 होगी या +1/2 होगी। याद है ना, -I से लेके +I के बीच तक होता है। तो इसके दो नंबर आएंगे, एक तो -1/2 एक +1/2। और कौन से नंबर को कौन सा नंबर देंगे, मैंने कहा था कि जो छोटा चार्ज है उसको छोटा नंबर देंगे। छोटा चार्ज कौन है, K0, तो -1/2। बड़ा चार्ज कौन है, K पॉजिटिव, तो K पॉजिटिव को कितना मिलेगा, 1/2। तो इसकी आइसोस्पिन कितनी आ गई, प्लस का 1/2 आ गई। प्लस में बेरियो नंबर तो ये है ही नहीं, प्लस इसकी स्ट्रेंथनेस S है, अपॉन में 2 है, 0 + S2 हो गया। इधर लेके आएंगे तो 1 - 1/2 कितना होगा, 1/2, दैट इज इक्वल टू S/2। 2 2 2 कैंसिल, तो S कितना आ गया बताओ, +1 आ गया। S की वैल्यू क्या आ गई, +1 आ गई। तो S की वैल्यू जब +1 आ गई तो 0 + 1 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा, +1 आएगा। देखो, तो मैंने इस फॉर्मूले से लगाया तो भी मुझे वही रिजल्ट मिला, +1। और मैंने जो शॉर्टकट फॉर्मूला था वो वाला लगाया, 2 × एवरेज ऑफ द ऑल द चार्जेस, तो भी रिजल्ट वही मिला है, ठीक है ना। तो मैं कौन सा भी तरीका लगा सकता हूँ, मेरे पास 3 फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला ये वाला है, 2 × Q - I3। देखो ये वाला भी लगा सकते हैं, इसको लगा के दिखाते हैं एक बार। 2 × Q चार्ज कितना बताओ, इस पे चार्ज तो 1 है, माइनस I3 क्या है, I3 तो थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन कितनी होती थी, +1/2। एक में से आधा गया तो एक होता है आधा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, +1। तो बात तो वही है ना। तो एक चीज को हम लोग 3 अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला तरीका लगाओ, चाहे ये वाला तरीका लगाओ, चाहे आप एवरेज वाला तरीका लगाओ, तीनों तरीकों से आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ये था आपका हाइपर चार्ज की कहानी। किसकी कहानी भाई, हाइपर चार्ज की कहानी, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन हाइपर चार्ज एंड बेरियो नंबर, एक रिलेशन हमने बनाया, ये वाला बनाया, ये वाला बनाया, ठीक है ना। ये हाइपर चार्ज की क्या है कहानी। अब देखो कंजर्वेशन लॉ जो है हाइपर चार्ज की, उसमें क्या करना है आपने को भाई, मेरा फॉर्मूला बोल रहा है y इज इक्वल टू B + S, यानी y कहाँ से आया, y इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर्स। y जो है बेरियन नंबर का और s का स्ट्रेंथनेस का सम है। तो जहाँ जहाँ पे बेरियन नंबर कंजर्ड है और जहाँ जहाँ पे स्ट्रेंथनेस कंजर्ड है, वहाँ वहाँ पे y भी कंजर्ड होगा, है ना भाई। y किससे मिलके बना है, y इन 2 नंबर से मिलके बना है। अगर इन दोनों नंबर में अगर ये दोनों ही नंबर कंजर्ड हैं तो ये वाला भी कंजर्ड होगा। अगर इनमें से एक भी कंजर्ड नहीं है तो इसका मतलब y भी कंजर्ड नहीं होगा। तो इसके लिए कंजर्वेशन लॉ बिल्कुल आसान है। अगर बेरियन नंबर कंजर्ड हो रहे हैं और स्ट्रेंथनेस कंजर्ड हो रही है तो y को चेक करने की जरूरत नहीं है, y आपका ऑलरेडी कंजर्ड है क्योंकि वो इन दोनों से ही मिलके बना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, चलो तो भाई ठीक है। ये तो हो गया आपका हाइपर चार्ज। अब से ये पता करते हैं कि भाई हाइपर चार्ज को देख के हम ये कैसे पता लगाएंगे भाई हाइपर चार्ज जो है कौन कौन से इंटरेक्शन में वैलिड होता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग में होता है, वीक में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में होता है। तो हमें ध्यान रखना है हाइपर चार्ज जो होता है वो कंजर्ड होता है ओनली स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में ही क्या होता है, ये वाला कंजर्ड होता है। अगर किसी रिएक्शन में वीक इंटरेक्शन हो रहा है, कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, वीक इंटरेक्शन, तो वहाँ पे हाइपर चार्ज कंजर्ड नहीं होता। जैसे कि किसी रिएक्शन में कोई भी आपका हाइप्रोन या आपका जो कायोन्स फैमिली का जो मेंबर है वो आपका डीके हो रहा है, तो हमने कल पढ़ा था कि जो स्ट्रेंथनेस जो होती है वो कोई भी स्ट्रेंज पार्टिकल होता है या तो हाइप्रोन या फिर आपका कायोन्स, वो हमेशा वीक इंटरेक्शन से डीके होता है। तो किसी रिएक्शन में कोई पार्टिकल डीके हो रहा है और वो पार्टिकल या तो स्ट्रेंज पार्टिकल है, मतलब ये वाला ले लेते सिग्मा पॉजिटिव, और ये डीके हो रहा है किसी भी पार्टिकल में, पाई 0 प्लस कुछ भी कर दे, मान लो कुछ भी मान ले बना दिया मैंने, तो ये रिएक्शन हमेशा ही जो हो वीक इंटरेक्शन से होगी, डीके होगा। कोई भी पार्टिकल अगर आपका स्ट्रेंज पार्टिकल वो हमेशा वीक इंटरेक्शन से डीके होता है, लेकिन एक को छोड़ के सिग्मा 0 को मैंने एक्सेप्शनल केस बताया था, याद करो, तो उसको छोड़ के कोई पार्टिकल होगा तो वीक इंटरेक्शन से डीके हो रहा है,
इस रिएक्शन में वीक इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हाइपर चार्ज जो कंजर्व नहीं मिलेगा। हाइपर चार्ज केवल स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में ही क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक है, तो ये था आपका हाइपर चार्ज की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपका जो पैरामीटर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए भाई अब हम लोग बात करते हैं क्या, नेक्स्ट आपका जो है कंजर्वेशन लॉ, जो नेक्स्ट आपका है पेरिटी कंजर्वेशन लॉ। मतलब पेरिटी का जो जिक्र हम लोग जो है पहले आपके एग्जैक्ट जो कंजर्वेशन लॉ वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। पेरिटी के बारे में वहाँ पे जो बातें की थी वही बातें यहाँ पे करेंगे। थोड़ी सी एक दो बातें आपको एक्स्ट्रा बताई जाएंगी, वो देखो क्या होती हैं। पहली बात तो पेरिटी का मतलब क्या होता है। पेरिटी एक ऐसे ही होती है जैसे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन के ऊपर कोई भी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, जिससे उसके ऊपर फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई होने के बाद में हमें एक नया वेव फंक्शन मिलता है। जैसे कि हमारे पास कोई वेव फंक्शन साई है, उस पर हम लोगों ने हैमिल्टोनियन का ऑपरेटर लगा दिया, उसके बाद में मुझे एक नया फंक्शन मिला, साई की जगह फाई की जगह साई मिला, साई की जगह फाई मिला। यानी ऑपरेटर लगाने के बाद में वेव फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पेरिटी जो है वो एक ऑपरेटर की तरह होती है, और पेरिटी जो हमेशा किसी फंक्शन पे लगाई जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, पोजीशन का फंक्शन है आर, उसके ऊपर मैं पेरिटी लगा रहा हूँ। तो पेरिटी ऑपरेटर लगाने के बाद में मान लीजिए कि मुझे मिला -r, यानी पेरिटी से जो है आपको दो टाइप की जो है चीज़ें मिलेंगी आपको। उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिव, मतलब मिरर रिफ्लेक्टिव होता है कि मान लो कि मैंने किसी फंक्शन पे या किसी भी वैल्यू पे पेरिटी ऑपरेटर को अप्लाई किया, उससे उसके साइन में चेंज आ गया, मतलब प्लस की जगह क्या आ गया, -r आ गया, मतलब वो आपकी कहलाती है ओड पेरिटी। ठीक है ना। और अगर मैंने फंक्शन पे पेरिटी को अप्लाई किया ऑपरेटर को और मुझे उसमें कोई चेंज नहीं दिखा, यानी उसने रिफ्लेक्टिव मिरर रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी को नहीं दिखाया, तो इसका मतलब वो सेम आ गया, मतलब +r आ गया, मतलब हम लोग बोलेंगे उसको इवन पेरिटी। क्या बोलेंगे भाई, इवन पेरिटी बोलेंगे। तो पेरिटी जो होती है दो टाइप की होती है, जैसा कि हम लोगों ने 3-4 वीडियो पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने पेरिटी का कंजर्वेशन लॉ जो पढ़ाया था उसमें डिस्कस की थी सेम बातें कि पेरिटी जो होती है दो टाइप की होती है, ओड पेरिटी और इवन पेरिटी। अच्छा अब देखो क्या होता है भाई, मान लीजिए कि मैंने किसी फंक्शन साई rt, मैंने कोई फंक्शन ले लिया वेव फंक्शन साई rt, उस पर मैंने पेरिटी का ऑपरेटर लगाया, उसके बाद एक पेरिटी का ऑपरेटर और लगाया, मतलब एक ही साथ दो पेरिटी ऑपरेटर मैं अप्लाई कर रहा हूँ भाई। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको। अच्छा अब देखो, एक बार जब पेरिटी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो उस फंक्शन को उसने चेंज करके -r कर दिया। क्या कर दिया, -r, मतलब इस ऑपरेटर में क्या है कि ये ऑपरेटर जब अप्लाई करेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू को नेगेटिव कर देता है, नेगेटिव हो गया। अब मैंने दो बार पेरिटी ऑपरेटर लगाया था तो एक बार करने पे तो माइनस हो गया, फिर से मैंने लगाया तो फिर से क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी एक बार जब माइनस का दोबारा से माइनस करते तो प्लस हो ही जाता है ना। तो इसका मतलब है जैसे ही इसको एक बार इसने माइनस किया तो दोबारा लगा तो फिर प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे p और p क्या हो गया, p² हो गया, तो p² साई rt इज इक्वल टू साई rt, ये फंक्शन से फंक्शन कैंसिल हो गया, तो मुझे मिला p² इज इक्वल टू 1। क्या मिला, p² इज इक्वल टू 1, और यहाँ से p मुझे मिला +-1, यानी p की जो वैल्यू वो मुझे दो ही वैल्यू मिली। अब बताओ कि क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम लोग कोई ऑपरेटर को लगाते थे किसी फंक्शन के ऊपर, मुझे जब यहाँ पे कोई फंक्शन मिलता था तो फंक्शन के साथ जो कांस्टेंट होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी हम लोग किसी भी फंक्शन वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर लगाते हैं और मुझे कोई नया फंक्शन मिलता है तो उस नए फंक्शन के साथ में जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोला करते हैं आइगन वैल्यू। क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। यहाँ पे पेरिटी ऑपरेटर से हमें दो आइगन वैल्यू मिली, एक +1 और एक -1, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं ओड पेरिटी एंड इवन पेरिटी। ठीक है, क्लियर बात। अच्छा वहाँ भी हमने बताया था कि पेरिटी जनरली दो टाइप की होती है, वहाँ पे हमने जिक्र किया था ओनली इंट्रिंसिक पेरिटी का। पार्टिकल फिजिक्स में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो किसी दूसरे पार्टिकल के अराउंड चक्कर नहीं लगाते, वो खुद ही अपनी एक्सिस पे क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, इसलिए उसके पास एक ही आपका पेरिटी एक ही टाइप की पेरिटी होगी। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक पेरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने वहाँ पे एक टेबल पढ़ी थी। ठीक है, तो इंट्रिंसिक पेरिटी जो होती है पार्टिकल की खुद की होती है, यानी खुद के जो घूमने की वजह से होती है। तो वो जो होती पेरिटी वो हम लोगों ने वहाँ पे टेबल बनाई थी, वहाँ से टेबल से आपको सीधा लिखना है, टेबल से याद करना है, कोई नई चीज़ नहीं है वहाँ पे जो आपको सीखनी पड़ेगी, सीधा रटने वाली बात है। लेकिन वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो पेरिटी जो होती है वो आपकी दो टाइप की होती है, एक्सट्रिंसिक पेरिटी और होती है, यानी पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के अराउंड अगर घूम भी जाए तो हो सकता है उसकी एक और एक्सट्रिंसिक पेरिटी होगी, जिसका फॉर्मूला होगा -1 की पावर l, -1 की पावर l। अब l क्या होता है, l होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर।
अगर -1 की पावर में s कर दूं, -1 की पावर में s कर दूं, तो यहाँ पे s क्या होगा, यहाँ पे s होगा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर वो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या फिर किसको हम लोग कह सकते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 1 2 3, यही होती है क्वांटम नंबर आपके 0 1 2 3। तो यहाँ पे -1 की पावर 1 करेंगे तो -1 आएगा, -1 की पावर 2 करेंगे तो +1 आएगा, -1 की पावर 3 करेंगे तो फिर -1 आएगा, -1 की पावर 4 करेंगे तो +1 आएगा। मतलब दो ही वैल्यू आ सकती है, या तो +1 या -1। और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि इवन पेरिटी और ऑड पेरिटी, ठीक है ना। तो ये हम लोग ऐसे निकालेंगे P = -1 की पावर L। अच्छा, दूसरी बात हमने क्या बताई थी वहां पे कि पेरिटी जो होती है मल्टीप्लिकेटिव नेचर की होती है। पेरिटी इज द मल्टीप्लिकेटिव नेचर। मान लो कि आपके पास में पेरिटी है A + B टेंस टू C + D, दो पार्टिकल को मैंने कोलाइड कराया तो एक दो पार्टिकल मुझे और मिले, तो मुझे इनकी पेरिटी कंजूट करानी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भाई यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो पेरिटी आएगी वो लिखेंगे पेरिटी ऑफ A इनटू पेरिटी ऑफ B। ये दोनों की पेरिटी को मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लिकेटिव नेचर में। साथ साथ में ये तो कौन सी है, एक्सट्रिंसिक पेरिटी है, तो हमें इंट्रिंसिक पेरिटी और लिखनी पड़ेगी, इंट्रिंसिक पेरिटी और लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पेरिटी लिखेंगे, दोनों को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, चारों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव नेचर की होती है। ऐसा ही आप राइट साइड में करोगे। तो ये था आपका पेरिटी का कंजर्वेशन लॉ, ठीक है ना। तो पेरिटी का कंजर्वेशन लॉ समझ में आ गया। अब हम लोग जो है कुछ पेरिटी ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें अबाउट पेरिटी। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ कि पेरिटी का ऑपरेटर अगर मैंने लगाया R के ऊपर, R इज द पोजिशन वेक्टर, तो मुझे मिला P = -R। मुझे क्या मिला, -R। इसका मतलब पेरिटी ऑपरेटर यहाँ पे मिला, सॉरी मुझे -R, ठीक है ना। तो इसको मैं बोलूँगा क्या, ओड पेरिटी, क्या बोलूँगा, सॉरी ओड पेरिटी बोलूँगा। साथ में मैं लिखूँगा यहाँ पे इनवेरिएंट बोलूँगा, ठीक है ना। कि जो पोजीशन का जो वेक्टर है आपका, वो आपका पेरिटी ऑपरेटर के अंदर कैसा रहता है, इनवेरिएंट रहता है, ठीक है ना। क्या रहता है, इनवेरिएंट या वेरिएंट, वेरिएंट बोलना चाहिए ना। वेरिएंट का मतलब चेंज हो गया, वैसा का वैसा नहीं रहा, ठीक है ना। वेरिएंट का मतलब है चेंज हो गया। इनवेरिएंट का मतलब होता है जैसा था वैसा का वैसा रह जाए, उसे हम लोग इनवेरिएंट बोलते हैं। अगर चेंज हो गया तो वेरिएंट है, ठीक है ना। अच्छा, पेरिटी ऑपरेटर में अप्लाई करता हूँ किसी और फंक्शन के ऊपर, R² के ऊपर, तो क्या होगा, -R²। तो कितना आ जाएगा बताओ, +R² आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू कैसा आ गया आपका, इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब इस बार आपका R² का R² ही रह गया, मतलब चेंज नहीं हुआ, इसे हम लोग बोलते हैं इनवेरिएंट। मतलब जो R² जो ऑपरेटर है, R² का जो फंक्शन है वो पेरिटी ऑपरेशन के अंदर क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है। अगला नेक्स्ट आपका क्या है, हम लोग मोमेंटम का लेते हैं। मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है बताओ, mv क्या होता है, P = mv, और mv का मतलब वेलोसिटी क्या होती है बताओ, वेलोसिटी = dr/dt। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो dr/dt। तो यहाँ पे मास तो सेम टू सेम रहेगा, टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, dr का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -mdr/dt। इसका मतलब ये वाला कैसा हो गया है, फिर से वेरिएंट आ गया। क्या आ गया बताओ, वेरिएंट आ गया, ठीक है ना। मतलब मोमेंटम का जो फंक्शन होता है वो वाला पेरिटी के अंदर क्या होता है बताओ, वो आपका वेरिएंट होता है। कैसा होता है, वेरिएंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा है, आपका एंगुलर मोमेंटम का लगाते हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है P J क्रॉस में J = R क्रॉस P, ठीक है ना। देखो ये P तो मोमेंटम है भाई, ये P तो मोमेंटम, और ये वाला P क्या है, पेरिटी ऑपरेटर, ध्यान रखना है। R का मतलब इसमें R आया तो R का तो -R तो होना ही है, लेकिन साथ साथ देखो कि ये वाला कौन है, मोमेंटम। और मोमेंटम जो होता है खुद माइनस देता है एक वैल्यू। मोमेंटम के अंदर ऑलरेडी एक R होता है, वो खुद -R हो जाता है। तो इसका -R अलग होगा और इसका -R अलग होगा, तो माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -R × माइनस का P, तो यहाँ पे प्लस का R क्रॉस P आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये तो सेम आ गया, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ये वाला कैसा आ गया, इनवेरिएंट हो गया है। इनवेरिएंट हो गया मतलब चेंज नहीं हुआ, वैसा का वैसा है, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं भाई पेरिटी का ऑपरेटर, जो कि हमने एंगुलर मोमेंटम पे क्या किया था, अप्लाई किया था, ठीक है ना। और इससे पहले हम लोगों ने मोमेंटम पे अप्लाई किया था, उसके पहले हम लोगों ने R² पे अप्लाई किया था, फिर हम लोगों ने पोजीशन पे अप्लाई करके देखा था, ठीक है ना। तो कौन से के ऊपर जो है पेरिटी ऑपरेटर से हमें उसका वेरिएंट और इनवेरिएंट का पता चल पा रहा है, ठीक है। चलो अब जो लास्ट और रह गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और मान लेते हैं। भाई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, तो क्या होता है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब और R वेक्टर, यही होता है कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यही होता है KQ अपॉन में R स्क्वायर। तो मैंने एक R को वेक्टर की फॉर्म में लिखा क्योंकि मुझे वेक्टर लेना है ना, तो वेक्टर की फॉर्म में लिखा, तो एक R ऊपर लिख दिया, नीचे R क्यूब कर दिया। तो आपको पता है कि जो नीचे R क्यूब होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है वो। तो मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज आएगा नहीं, जो वेक्टर फॉर्म है केवल वेक्टर पे लगाना होता है। तो यहाँ पे देखो मास तो स्केलर क्वांटिटी था, ओनली R पे लगाया था, टाइम भी स्केलर था तो टाइम पे नहीं लगाया, यहाँ पे R और P दोनों ही वेक्टर थे, दोनों पे लगा दिया, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे केवल इस पे लगेगा, इस R पे, ये R मैग्नीट्यूड है, ये कांस्टेंट है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इस R पे लगेगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस का KQ1 अपॉन में R क्यूब इंटू R वेक्टर। तो माइनस का मतलब क्या हो गया, ये वाला तो कैसा है, कैसा हो गया बताओ, वेरिएंट है, कैसा है, वेरिएंट है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका वो भी क्या होता है बताओ, वेरिएंट होता है, मतलब वेरी करता रहता है, चेंज हो जाता है पेरिटी ऑपरेटर अलाउड करने के बाद में। क्लियर बात समझ में आई। तो ये थे भाई आपके क्या, ये थे आपके पेरिटी ऑपरेटर, पेरिटी का कंजर्वेशन लॉ था। अच्छा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पेरिटी का जो कंजर्वेशन लॉ है कौन कौन से इंटरेक्शन में जो है ये वैलिड होता है, कौन कौन से इंटरेक्शन में ये वैलिड होता है वो याद कर लो। जैसे हम लोगों ने याद किया था हाइपर चार्ज में, सेम वैसे ही केवल आपका स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में तो ये वाला वैलिड होता है, लेकिन वीक इंटरेक्शन में ये वैलिड नहीं होता है। ग्रेविटेशनल का तो जिक्र ही नहीं कर रहे, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का तो जिक्र ही नहीं कर रहे हम लोग, केवल ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग के अंदर ही वैलिड होता है, वीक इंटरेक्शन में ये वाला कंजर्वेशन लॉ वैलिड नहीं होता है। तो कंजर्वेशन लॉ पेरिटी का यही वाला था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है चार्ज का कंजर्वेशन लॉ पढ़ेंगे, चार्ज कंजुगेशन का। एक तो हमने चार्ज का जो कंजुगेशन लॉ पहले पढ़ चुके हैं, अब चार्ज का कंजुगेशन पढ़ेंगे, मतलब किसी भी फंक्शन पे हम लोग चार्ज वाले फंक्शन पे हम लोग क्या करें, अप्लाई करेंगे ऑपरेटर को, उससे आपका माइनस का हो जाए वो चार्ज, अगर प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू हो जाए, मतलब पाई नेगेटिव की जगह पाई पॉजिटिव हो जाए, के पॉजिटिव की जगह के नेगेटिव हो जाए, और दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है जो दोनों की इक्वेशन की वो सेम रहे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप सबके साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।